समकालीन विश्व राजनीति का वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण हमने कल देखा था, वैश्वीकरण का आशय है हमारा देश संपूर्ण विश्व के देशों में दिखाई दे, अर्थात संपूर्ण विश्व के देशों से हमारे संबंध हों, आयात के, निर्यात के, व्यापार के, राजनीतिक विचारों का विनिमय, संस्कृति का विनिमय, एक दूसरे के सुख दुख में हम उनके साथ खड़े हों। यह वैश्वीकरण। कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हम किसी भी देश की जिस पर आ जाती है उसकी मदद करने के लिए तत्पर हों, हमारे ऊपर आ जाती है तो वो भी हमारी मदद के लिए तत्पर हो जाए। तो वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व एक गांव की तरह बन जाता है, इसको वैश्विक ग्राम भी कहा जाता है। वैश्वीकरण दो या दो देशों से अधिक के बीच जो प्रतिबंध होते हैं उनको हटा देता है, इसको उदारीकरण भी कहा जाता है। तो ये 1991 में ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वैश्वीकरण की, और इस प्रक्रिया का हमने कल कारण जानने का प्रयास किया था, और आज हम जानने का प्रयास करेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव कौन कौन से हैं और विश्व पर क्या प्रभाव पड़े। जैसा कि हम जानते हैं सभी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि वैश्वीकरण से विश्व की राजनीतिक शक्ति या देशों की शक्ति कम हुई है। वैश्वीकरण से देश की शक्ति कम हो जाती है, किसी राज्य की शक्ति कम हो जाती है। कुछ विचारकों का मानना है कि इसकी शक्ति बढ़ जाती है वैश्वीकरण से। बस इन्हीं चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है। मतलब जब से वैश्वीकरण हुआ है तो वैश्वीकरण का देशों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और राजनीतिक पक्ष को अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात पर बहस, बहुत गर्म बहस हो रही है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसा होता है। क्योंकि राज्य की संप्रभुता का मतलब होता है राज्य की सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता, राज्य की निर्णय लेने की शक्ति जो होती है। राज्य अपने क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। देश के नागरिक उसके निर्णयों का हृदय से स्वागत करते हैं, उसका निर्णय ही देश के नागरिकों का निर्णय होता है। जहां ऐसी इन सब बातों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो ये संप्रभुता बन जाती है, देश ही संप्रभु है, ऐसी धारणा हमारे अंदर आ जाती है तो संप्रभुता होती है। तो क्या हमारे देश की या किसी भी देश की जो वैश्वीकरण का, जिसका वैश्वीकरण हो चुका है, क्या उसकी संप्रभुता यानी निर्णय लेने की शक्ति पर कोई प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण से या नहीं, इस बात पर आज हम विचार करेंगे। इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का अध्ययन रखना होगा। यदि हमें वैश्वीकरण के इस सवाल का जवाब देना है कि संप्रभुता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। संप्रभुता मतलब एक देश कोई भी निर्णय लेने में सक्षम हुआ है या फिर उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर हुई है। इस बात पर अगर हम देखें तो कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। पहली बात तो यह है, इसका सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी राज्य की जो पावर थी, कैपेसिटी थी, सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आ जाती। सरकार मनमाने ढंग से काम नहीं कर पाती वैश्वीकरण से, क्योंकि इसमें सरकार को ये सोचना पड़ता है कि इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़े। इससे विश्व के किसी देश को तो हानि नहीं होने वाली है, सरकार को ये भी सोचना पड़ता है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है। जो कल्याणकारी राज्य की धारणा है वो कैसी हो गई है, पुरानी हो गई है। यानी वेलफेयर स्टेट का जो पहले धारणा थी हमारे राजनीति में, अब वो कम हो गई है। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है वह राज्य जो अपने नागरिकों का हर संभव कल्याण, हर क्षेत्र में कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसी धारणा को कल्याणकारी धारणा कहा जाता है। चूंकि वो देश या वो राज्य केवल अपने राज्य के कल्याण के बारे में सोचता है, अन्य के बारे में नहीं। तो अब ये धारणा कम हो गई है, क्योंकि अब हमको
अपने देश के नागरिकों के साथ साथ विश्व के बारे में भी सोचना पड़ता है। इसलिए ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा थी, अब वो पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। अब कौन सी धारणा आ गई है? लोक कल्याणकारी राज्य की जगह, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की जगह अब कौन सी आ गई है? न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य। मतलब राज्य के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप किया जाए। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों में से खींच लिया है। यहाँ अगर बात की जाए तो राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रख पाता है। मतलब इतने बड़े निर्णय नहीं लेता है जिससे पूरा वैश्विक समुदाय प्रभावित हो। अब तो उसको सीमित कर दिया गया कौन से? कानून व्यवस्था बनाए रखने में। वो अपने देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखे, यहाँ तक उसको सीमित कर दिया गया है। तो निश्चित है वैश्वीकरण से राज्य के अधिकारों पर अंकुश लगा है, संप्रभुता पर भी उसकी पर असर पड़ा है। अब वो कोई भी निर्णय लेने से पहले ये विचार अवश्य करता है कि इसका वैश्विक समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरह राज्य ने अपने को पहले से के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। पहले राज्य के पास आर्थिक और सामाजिक कल्याण के कार्य होते थे, वहाँ से अब राज्य ने अपने आप को हटा लिया है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार और आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। मतलब जो राज्य था पहले वो लोक कल्याणकारी राज्य हुआ करता था, अब वो सामाजिक प्रथाओं, बाजार, आर्थिक इत्यादि का अब निर्धारक हो गया है। बाजार कैसे निर्धारित हो, बाजार में किन वस्तुओं का हमें बेचना है, कहाँ से निर्यात हो, कहाँ से आयात हो, इन सब चीज़ों को, और सामाजिक प्राथमिकता, समाज की क्या प्राथमिकता है, अब वो इनका निर्धारक बन गया है बजाय लोक कल्याण की। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनमें जिन्होंने पैर पसार लिए हैं, किसने पैर पसार लिए हैं? बहुराष्ट्रीय निगम ने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बड़ी है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती। हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एक कंपनी कई राष्ट्रों में काम करती है और वो उत्पादन करती है और उस देश में बेचती है, वहाँ के लोगों को रोजगार देती है, वहाँ निवेश करती है। तो इस प्रकार से सरकार उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। सरकार के किसी भी निर्णय का यदि बहुराष्ट्रीय कंपनी पर प्रभाव पड़ता है तो वैश्विक जगत में सरकार की आलोचना भी होती है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती है। इसी के साथ एक बात और भी है, वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी नहीं आती है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी वैश्वीकरण से अगर हम यही सोच लें कि राज्य की शक्ति में कमी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ निर्णयों में कमी आ सकती है, संप्रभुता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिनमें राज्य की शक्ति सीमित कर दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो जाए, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है। वैश्वीकरण से ऐसी कोई चुनौती नहीं मिली है आज तक जिससे राज्य की प्रधानता को कम किया गया हो, राज्य को श्रेष्ठ ना माना जाता हो। ऐसी आज तक कोई चुनौती हमको नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। मतलब वैश्वीकरण से ऐसी कोई हमें चुनौती नहीं मिली है जिससे ये कहा जाए कि राज्य को की जो सर्वोच्चता है वो कम कर दी गई है। ऐसा कोई हमें आज तक चुनौती नहीं मिली है और ऐसा कोई भी आज तक तथ्य नहीं आया है सामने उजागर होकर जिससे राज्य की प्रमुखता भी समाप्त हो गई हो। राज्य ही प्रमुख होता है, राज्य की प्रमुखता भी होती है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की दखल है। आज भी विश्व के कई ऐसे देश हैं उनमें आपस में पुरानी ईर्ष्या है, पुरानी प्रतिद्वंद्विता है, वो भी दखल करती है। भले ही वैश्वीकरण हो गया, हमने मान लिया कि सारा विश्व एक ग्राम की तरह हो गया है, लेकिन वैश्वीकरण से क्या हो गया? ये तो हमने मान लिया है कि सारा विश्व एक गांव बन गया है, लेकिन फिर भी आज पुरानी बातें भी हैं। जो देशों के बीच ईर्ष्या थी, देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी, आज वो भी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता आज भी विद्यमान है। तो हम नहीं कह सकते कि वैश्वीकरण से ऐसा हुआ है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं। आज भी राष्ट्र कानून की, व्यवस्था की
और जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्य हैं, इनको राज्य आज भी पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। ऐसा हमें आज तक वैश्वीकरण से कोई ऐसी तथ्य नहीं आया है सामने कि राज्य को सीमित कर दिया जाए। हाँ, निर्णय लेने की शक्ति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी सोच विस्तृत हो गई है। पहले हम लोग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत राज्य की सीमा के अंदर रहने वाले निवासियों के कल्याण के बारे में बात करते थे, लेकिन आज हमें विश्व के लोगों के या विश्व समुदाय के कल्याण की बात करनी पड़ती है। हम कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जिसका बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव वैश्विक समुदाय पर पड़े। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य आज भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। राज्य सारे निर्णय लेने में सक्षम है। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा भी हुआ है। अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा आज राज्य की ताकत में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ वृद्धि हुई है। पहले हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, पहले हमारे पास तकनीकी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, लेकिन प्रौद्योगिकी और तकनीक के मामले में हम आगे बढ़े हैं। आज हमारे देश यानी वैश्वीकरण के सदस्य देशों के पास बहुत सारे सूचना तंत्र या प्रौद्योगिकी के कारण बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो गई है, जिससे एक राज्य अपने देश के या अपने राष्ट्र के निवासियों के, नागरिकों के बारे में सूचनाएं, उनके बारे में आंकड़े एकत्रित कर लेता है और आंकड़े एकत्रित करने के पश्चात वो उनके लिए योजनाएं भी बनाने में सक्षम हुआ है। तो इस प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप आज राज्य पहले की तुलना में ज़्यादा ताकतवर हो सके। हम एक कार्टून है, कीगल्स कार्टून है एक, कल, ये कार्टून कहता है कल अपना खाना जल्दी खत्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। अपना खाना जल्दी खत्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। दूसरे कार्टून में कहा जा रहा है अपना होमवर्क जल्दी पूरा करो, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। इतना परिवर्तन हुआ है। पहले हम खाने की चिंता करते थे, आज हम नौकरी की चिंता करते हैं। लेकिन चीन और भारत के बारे में इसलिए कहा जा रहा है इस कार्टून में, कीगल्स कार्टून के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन अधिक है, अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, यहाँ भूखे और बेरोजगार लोगों की संख्या अधिक है। इसलिए कार्टून ने अपने कार्टून कला के माध्यम से ये बात हमारे सामने रखी है। कल हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के बारे में कल हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस। नमस्कार।